और ये बताना कि ठीक कर रहे हैं। बीच में तो अभी युवा हृदय है इनका, तो युवा हृदय की वजह से बहुत कुछ नहीं, फीडबैक इनको देना पड़ेगा। फीडबैक देना पड़ेगा यहाँ हर आदमी को। यहाँ का बच्चा बच्चा जो है वो सेना में है, उसको लिखना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। आप ही लोग को देखकर आप लोग रोल मॉडल बनेंगे कभी। भाई हम अपने विषय में और सारी चीज़ों में आपको बहुत अच्छा कर देंगे, इसकी तो मैं बात करता हूँ। आप उठा के पेपर देख लो। क्यों वीआईपी है कि नहीं? आता जाता तो कुछ नहीं था, अब क्या स्थिति है बताओ। स्टार्टिंग में क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है? ये खेल है, और अगर आपको समझ में आ जाएगा तो हम एक पर्याप्त मटेरियल आपको दे रहे हैं, समझा रहे हैं। नोट्स दे देने से नहीं हो जाएगा, नोट्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन जो आप हाथ से लिखते हो और जो आपकी समझ बन जाती है वो फिर बहुत बढ़िया हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम लोग वो शुरुआत करते हैं रश्मि रथी पर। देख लिए, देख लिए हम एक दाना देख के समझ जाते हैं कि चावल अंदर कैसा बना है। इंट्रोडक्शन देख लिया हमने, बहुत बड़ा लिखे हो और अच्छा उसका निष्कर्ष भी ठीक लिखे हो। बहुत बढ़िया किए हो, यही तो चाहिए हमको। नहीं मनीष, ये इम्प्रूवमेंट बहुत बढ़िया कर रहा है। ये देखना होगा, जिसके अंदर जो अच्छी चीज है उसे सीखेगा वही व्यक्ति अच्छा है, और जो अपने में अकड़ा अकड़ा चलेगा वो फिर जीवन में कुछ ना कर पाएगा। अकड़ तो किसी की नहीं चलती, तो इंसान की कहां से चलेगी बताइए। कर्ण कल उसका राज खुल चुका है परशुराम जी के सामने कि वो कौन है। वही वार्तालाप चल रहा है कि कर्ण और परशुराम जी के बीच में। परशुराम उससे बहुत स्नेह करते हैं, बहुत लगाव रखते हैं। एक एक गुरु का आमतौर पे लगाव हो ही जाता है बच्चों से, जब वो उनके साथ। और जब बच्चे अपने गुरु को समझ आते हैं, पहले तो वो हल्के में लेते हैं गुरु को, लेकिन धीरे धीरे जब थोड़ा सा उतरते हैं गहराई में, तब पता चलता है कि नहीं है, गुरु के अंदर कुछ बात है। एक होता है जिसको कहते हैं आप लघु, और एक होता है गुरु। जो गुरु मतलब होता है भारी, और लघु मतलब होता है हल्का। तो अपने आप में जब भी आप अच्छे गुरु के पास जाएंगे तो कभी आपको चेला बना के नहीं छोड़ेगा, वो आपको असली में गुरु बना देगा। ये असली गुरु की पहचान है। चेला वाला नहीं बनाता वो गुरु। गुरु इतना ज्ञान दे देगा कि आप ही गुरु ही हो जाएंगे। हाँ, जो गुरु गुरु रह गया और चेला चीनी हो गया, चीनी की तरह से घुल गया गुरु में। नहीं तो कर्ण अनुरोध करता है अपने गुरु से, ऐसा है गुरु, मैंने तो आपको छला है, लेकिन मेरा ये बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध के लिए आप जो चाहें वो दंड मुझे दे दें। करे भस्म ही मुझे देव, सम्मुख है मस्तक नत मेरा। एक कसक रह गई, नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। एक कसक रह गई कि मेरे जीवन का एक व्रत पूरा नहीं हो पाया। गुरु की कृपा जो आज तक आपने मुझको दिया, उसको मैं इसी तरह उठाऊंगा। गुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा। आपकी कृपा मुझे मिली और आज आपका क्रोध है तो मैं उससे भस्म हो जाऊंगा। पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहां मैं पाऊंगा। पर लेकिन जो अभिमान से चूर अर्जुन है, उसका मस्तक मैं कैसे देव पाऊंगा, ये मेरा सपना था। मैंने इसीलिए शिक्षा का अर्जुन आपके पास में आया कि अर्जुन मदांध है, मद में चूर है, अभिमान से भरा हुआ है, उसका मस्तक मैं कहां पाऊंगा। यह तृष्णा, यह विजय कामना मुझे छोड़कर क्या जाएगी। यह तृष्णा मतलब क्या होता है? इच्छा। यह तृष्णा दुखारी, तृष्णा दुख देती है। कबीर ने कहा, इच्छा काया इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। कहे कबीर जो इच्छा विवर्जित उसका पार न पाया। तो ये जो इच्छा है, यह तृष्णा
यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी? क्या वो मुझे छोड़ पाएगी? तो कहता है फिर, प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। ये जो अतृप्त वासना है, जो मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, वो मरने के बाद भी मुझे भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता, दुर्योधन की हार हो जाएगी। कैसे सहन करूंगा मैं? मुझसे सहन कैसे होगा? क्योंकि दुर्योधन ने पहले पहल कर्ण को सम्मान दिया था, वो उस चीज से बहुत ज्यादा ऋणी है। और वो कहता है कि अगर दिनकर कभी मुझे शक्ति दे तो मैं तुम्हारा ऋण जरूर उतारूंगा। कर्ण कहता है ना दुर्योधन को कि आज से हम दो शरीर हैं और एक प्राण हुए। ये भी इसके मन में है। अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। और जब मैं अभय देखूंगा अर्जुन को कि उसके ऊपर कोई भय ही नहीं है, तो मैं रोज मरूंगा, मरकर भी रोज मरूंगा, मरने के बाद भी रोज मरता रहूंगा। मेरी आत्मा जहां भी होगी मैं मरता रहूंगा। परशुराम का शिष्य कर्ण फिर कहता है, परशुराम का शिष्य कर्ण, मैं आपका शिष्य हूं गुरुदेव, मेरे गुरु इतने महान हैं, जीवन दान न मांगेगा। जीवन का दान आपसे मैं नहीं मांगूंगा, मैं आपका शिष्य हूं, जीवन आपके लिए कुर्बान। बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। आपके चरण पकड़ के मैं अपना प्राण त्याग दूंगा शांति के साथ। प्रस्तुत हूं देशाप, किंतु अंतिम सुख यह पाने दे, किंतु अंतिम यह सुख मुझे पाने दे कि मैं आपके चरणों में ही मृत्यु को प्राप्त करूं। इन्हीं पाद पद्यों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दें, अपने चरणों के ऊपर ही मुझको प्राण गंवाने दें। आप मान लेंगे कि एक फूल हूं मैं। वाह, ये कर्ण की प्रतिभा देखिए। कर्ण कर्ण है, इसीलिए जो गुरु भक्ति, मित्रता, दान, समर्पण, धर्मात्मा, हर तरीके से कर्ण को आप देखेंगे तो सारे पैरामीटर पे बहुत ऊपर है। केवल एक गलती है कि असत्य के साथ है, लेकिन वो भी असत्य के साथ इसलिए कि उसको ये लगा कि इसने मुझे उस समय सम्मान दिया था जब मेरी कोई पूछ नहीं थी। हर तरह से कर्ण का जो चरित्र है वो उज्जवल है, उसका भाल बहुत उज्जवल है। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर, पैरों को पकड़ लिया इतना कहकर। दो कड़िकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर, परशुराम रो दिए, दो बूंद उनकी आंखों से भी बहने लगे। बोले, हाय कर्ण, तू प्रतिभट अर्जुन का नामी है? क्या वही है तू जो अर्जुन के खिलाफ है? निश्चल सखा धृतराष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है? क्या तुम धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं दुर्योधन, क्या उन्हीं के निश्चल तुम मित्र हो और विश्व विजय की कामना तुम्हारे मन में है? अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था। अब जाना मैं कि क्यों तुम रात दिन ऐसा श्रम करते थे। ऐसा तो श्रम मैंने किसी का देखा ही नहीं था। अब जाना, अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था। मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। मेरे एक एक शब्द को तुमने अपने मन में सीपी की तरह से रखा, जैसे सीपी में मोती होता है, उस तरीके से तुमने मेरे एक शब्द शब्द को सीपी की तरह से अपने मन में रखा। देखे अगणित शिष्य, मैंने बहुत सारे शिष्य देखे, मेरे बहुत शिष्य हुए, द्रोणाचार्य मेरे ही शिष्य, मेरे ही जो शिष्य भीष्म हुए। देखे अगणित शिष्य, द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया, द्रोण को भी मैंने कुछ सिखलाया, पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। इतने लोगों को शिक्षा दी, लेकिन तेरे जैसी जिज्ञासा, जानने की इच्छा किसी के मन में मैंने नहीं पाई जितनी इच्छा तुम्हारे मन में है। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से। तुमने अपनी पवित्रता जो गुरु भक्ति के माध्यम से मुझे जीत लिया था, मैं हार चुका था तुम्हारे आगे। क्या था पता
लूटने आया है मुझको कोई छल से। मुझको क्या पता था कि तू मुझे छल से लूटने आया है। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था। जितना प्रेम मैं तुझसे करता था किसी से वैसा स्नेह नहीं किया, न द्रोणाचार्य से न भीष्म से, किसी से वैसा प्रेम नहीं जैसा लगा तुझसे था। सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। तुझे क्या पता जब तू सो जाता था तब भी धनुर्वेद का ज्ञान मैं कान में तुम्हारे भरता रहता था। इतना प्रेम मैं तुझसे करता था। नहीं किया कार्पण्य, मैंने कोई भी तेरे साथ कमी नहीं की। जो कुछ भी मेरा था सब कुछ दे दिया, कुछ भी बाकी रखा ही नहीं तेरे लिए। दिया जो कुछ था मेरे पास रतन। जितने मैंने तपस्या किया था सब कुछ मेरे पास था, सारी शक्तियां, दिव्य शक्तियां, सब कुछ तुझे दे दिया। तुझ में निज को सौंप शांत हो, अभी अभी प्रमुदित था मन। मैं ये सोच रहा था कि चलो सब कुछ मैंने दे दिया और मेरा मन अभी जो है बहुत अच्छा मुझे लग रहा था। मेरा मन बहुत प्रमुदित हो रहा था, अंदर से मुझे बहुत जो प्रसन्नता हो रही थी, बहुत मेरा मन अच्छा था। पापी बोल अभी भी मुख से, अभी भी मुख से बोल दे, तू ना सूत ना रथ चालक है। बोल दे कि तू सूत पुत्र नहीं है, रथ चालक नहीं है, बोल दे अभी भी। परशुराम का शिष्य विक्रमी, विप्र वंश का बालक है। बोल कि तू परशुराम का शिष्य है, विक्रमी है और विप्र वंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा, कैसे तेज प्रबल तुझको। मुझे यह बता कि सूत वंश में कैसे तुझे इतना तेज मिला जो सूर्य के समान है। किसने लाकर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको। किसने तुझको ये कवच और कुंडल दिया, कहां से लाकर दिया। सूत सा रखा जिसे, उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं। जिसको अपने पुत्र, सूत मतलब होता है यहां पर सुत सा, पुत्र सा, पुत्र सा रखा जिसे, उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं। कैसे मार दूं तुझे मैं। जलते हुए क्रोध की ज्वाला, लेकिन कहां उतारूं मैं। बहुत क्रोध है मुझको, लेकिन ये ज्वाला उतारू कहां। अब कर्ण बोला, पद पर बोला कर्ण, दिया था जिसको आंखों का पानी। प्रभु जिसको आपने अपनी आंखों का पानी दिया था, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज हे गुरु ज्ञानी। आज आपको स्वीकार कराना होगा, आज आप उसको जलाना होगा जिसको आपने अपनी आंखों का पानी दिया था। बरसाइए अनल आंखों से, अपनी आंखों से आग बरसाइए। सिर पर उसे संभालूंगा, मैं उसे अपने सिर पर संभालूंगा। दंड भोग कर जल कर मुनि सत्तम, छल का पाप छुड़ा लूंगा। मैं जल जाऊंगा, उसके बाद मैं ये जो मैंने छल किया है आपके साथ उस पाप को उतार दूंगा। परशुराम ने कहा, कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे। जब गुरु किसी से बहुत प्रेम करता है तो वो भी अंदर से ही तो जुड़ा होता। कहा, परशुराम ने कहा, कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे। तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। मैं कैसी असमंजस में हूं, कश्मकश में हूं, मैं नहीं बता सकता तुझे। क्या करूं क्या ना करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर तूने छल किया, दंड उसका अवश्य ही पाएगा। तूने छल किया है, उसका दंड मैं अवश्य दूंगा। परशुराम का क्रोध भयानक, निष्फल कभी न जाएगा। अगर ये क्रोध उमरा है, ये क्रोध आया है, तो ये निष्फल नहीं हो सकता। मान लिया था पुत्र, इसीलिए प्राण दान तो देता हूं। पुत्र मान लिया था इसलिए प्राण दान दे रहा हूं, छोड़ रहा हूं तुझे। पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूं। लेकिन अपनी विद्या का जो आखिरी तेज था जो मैंने तुझको दिया था उसको अभी हर रहा हूं तुरंत। वो शक्ति मैं वापस ले रहा हूं। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो, काम नहीं वह आएगा। जो तुझे ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी थी वो काम नहीं आएगा। है यह मेरा श्राप, समय पर तू उसे भूल जाएगा।
जब समय पड़ेगा तो तू उसे भूल जाएगा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते कैसे। कर्ण विकल हो खड़ा कह हाय किया यह क्या गुरुवर। कर्ण बिल्कुल विकल हो गया, कहता है हाय किया यह क्या गुरुवर। दिया श्राप अत्यंत निदारुण लिया नहीं क्यों जीवन हर। इतना कठोर श्राप गुरुदेव आपने दिया, जीवन हर लेते तो ज्यादा अच्छा था। वर्षों की साधना साथ ही प्राण क्यों नहीं लेते हैं। वर्षों की साधना है मेरी, प्राण ले लीजिए वो ज्यादा अच्छा है। अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। जब आपने सब कुछ मुझको देकर ले रहे हैं तो मुझको धरती पर क्यों, किस लिए छोड़ रहे हैं जीने के लिए, किस सुख के लिए आप छोड़ रहे हैं धरती पर। परशुराम ने कहा कर्ण यह साप अटल है सहन करो। ये टल नहीं सकता, इसे तुम्हें सहन करना ही होगा। जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। मैंने जितना जो कुछ कहा उसे अपने सिर पर सादर लो और उसका वहन करो, उसको लेकर आगे बढ़ो। इस महेंद्रगिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है। इस महेंद्रगिरी पर्वत पर जहां तुम मेरे पास आए, यहां कुछ थोड़ा तुमने नहीं कमाया, बहुत कमाया है। मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। मेरे पास जितना संचित ज्ञान था सब कुछ तुमने प्राप्त किया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, अगर ब्रह्मास्त्र एक नहीं रहा तो क्या हुआ, इससे क्या आता जाता है, इससे कुछ आता जाता नहीं है। ब्रह्मास्त्र तो लिया मैंने। एक शस्त्र से, एक शस्त्र बल से ना वीर कोई सब दिन कहलाता है। एक शस्त्र बल से कोई वीर हमेशा बना रहे ऐसा होता नहीं। मैंने एक ही हथियार तुझसे वापस लिया ना, उससे ऐसा नहीं है कि तू वीर नहीं कहलाएगा। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन। तेरे पास कई नई कलाएं हैं, नूतन रचनाएं हैं, नई सूझ है तेरे पास, नूतन साधन है, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तू रोज नया कुछ सीख, तू हमेशा वीर बना रहेगा। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो, कवच और कुंडलधारी। तुम खुद दिव्य पुरुष हो, कवच और कुंडलधारी हो। इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। इनके रहते तुम्हें कोई जीत नहीं पाएगा इस दुनिया में। जब तक कवच कुंडल है तुम्हारे पास कोई जीत नहीं पाएगा। अच्छा लो वर भी, जो गुरु हैं वो भी अब विचलित हो रहे हैं कि एक तो श्राप दे दिया, ऐसा शिष्य जैसा शिष्य कभी मुझे मिला नहीं, तो कहते हैं अब एक वरदान भी लो। लो अच्छा लो वर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे। जाओ तुम्हें मैं एक वर देता हूं कि तुम विश्व में महान कहलाओगे। भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। भारत के इतिहास कीर्ति में और तुम उजाला फैलाओगे। तुम्हारे नाम का लोग जो गुणगान करेंगे, कहेंगे कि ऐसा कर्ण था। अब जाओ लो विदावस कुछ कड़ा करो अपने मन को। अब जाओ कुछ कड़ा करो अपने मन को और मुझसे विदा लो। रहने देते नहीं यहां हम अभिशप्त किसी जन को। जो ऐसा जन हो जिसको मैं बहुत वो नहीं समझता हूं, जो कुलीन नहीं है, उसे मैं रहने देता नहीं यहां। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन। फिर कहते हैं मुझे छीनना पड़ा जो मैंने धन तुझे दिया था। सोच सोच कर यही बहुत विकल हो रहा न जाने क्यों मन। यही सोच सोच कर बार बार मेरा मन बहुत विकल हो रहा है। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा मार्ग आ जाता है, ऐसा समय आ जाता है कि हमें कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो हमें लेना ही पड़ता है। इस कर से जो दिया उसे, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। एक हाथ से दिया तो उसे दूसरे हाथ से लेना पड़ता है। अब जाओ तुम कर्ण कृपा करके मुझको निसंग करो। हे कर्ण अब तुम जाओ, अब मैं तुमसे अलग रहना चाहता हूं। देखो मत यूं सजल दृष्टि से, इन आंखों में जो तुम्हारे जल है इन दृष्टि से मुझे मत देखो। व्रत मेरा मत भंग करो, मुझे अपने रास्ते से मत डिगाओ। आह बुद्धि कहती
कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा, जाने क्यों जय। बुद्धि कह रही है जो मैंने किया सब ठीक किया, ब्रह्मास्त्र ले ले, लेकिन हृदय कह रहा है कि मैंने जो कुछ किया वो ठीक नहीं किया, और मेरा हृदय कह रहा है कि तुम्हारी विजय हो, बस तुम जहां रहो तुम विजयी रहो। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, तुम्हारे गुण और शीलता जो तुम्हारे भीतर थी वो मेरे मन में हमेशा उग रहे हैं, जैसे कोई पौधा उगे। भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं, मेरे भीतर से कितनी आंसुओं की धारा बह रही है और मैं किस स्थिति में हूं मैं तुम्हें नहीं बतला सकता। जाओ जाओ कर्ण, मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, मैं बिल्कुल किसी के साथ नहीं रहना चाहता। बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो, मैं किसी एकांत जगह बैठना चाहता हूं जहां मैं अपने मन को स्वस्थ बनाना चाहता हूं। भय है कि तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए। जो तुम निराश हो गए हो ऐसा देखकर मेरे हृदय में इतना ज्यादा पीड़ा हो रही है कि मुझे लग रहा है कि मेरी छाती न फट जाए। फिरा न लूं अभिशाप, जो मैंने श्राप दिया है वो ना मुझे वापस लेना पड़े, पिघल कर वाणी नहीं उलट जाए, और कहीं वाणी ही मुझे ना उलाटनी पड़े, अपनी वापस न लेना पड़े। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना, घूम गए दूसरे तरफ। जहां मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। जहां कर्ण को सारे वरदान मिले, गुरु की भक्ति मिली, सब कुछ मिला, वहीं उसका प्यारा सपना बिखर गया। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्ध अश्रु का दान किया, अपने आंसुओं का दान किया उनके पैरों पर, और उन्हें जी भर कर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। खूब देखा अपने गुरुवर को और फिर धीरे धीरे वहां से चलने को आगे बढ़ा। परशुराम के चरण की धूलि लेकर, उनके पैरों की धूलि लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, उन्हें अपने हृदय से लगाकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा किसी जो गिरि श्रृंग से छूटा हुआ सा, जो पर्वत से छोटे छोटे पहाड़ टूटते हैं वैसे किसी गिरि श्रृंग से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, कि चांद चलता हो जैसे गहन में। यह दूसरा सर्ग यहां समाप्त होता है। अब हम लोग आगे चलेंगे तीसरे सर्ग पर कल। तो ये उत्साह और समस्याएं जीवन में आती रहती हैं, और समस्याओं को देखकर अगर जो घबराता है वो कभी लक्ष्य नहीं पाता है। समस्याएं आएंगी और जाएंगी, और हमें हर क्षण बेहतर करना है अपना। अगर हम देखें तो आज हमारा जो विषय है हिंदी निबंध का विकास, सबसे पहले हम देखेंगे कि हिंदी निबंध का विकास कैसे हुआ। उसके बाद हम लोग आएंगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि निबंध क्या होता है, क्योंकि आपका ऐसे में भी आपका एग्जाम भी होता है 250 नंबर का अलग से। निबंध, हिंदी निबंध, निबंध का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बांधना, है ना। अगर आप देखेंगे तो साहित्य के जो लिहाज से अगर हम देखते हैं तो हिंदी में निबंध का जो विकास हुआ, उद्भव हुआ, वो आधुनिक काल की देन है। मतलब जब अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ, अंग्रेज यहाँ स्थापित हुए, उसके बाद एक नई स्टाइल जो जन्मी अपनी बातों को कहने की, उसे कहते हैं हम निबंध। ठीक है। निबंध क्या क्या इसमें होता है? मतलब यहां अगर आप देखेंगे तो अपनी बातों को बांध कर कहना है। जैसे राष्ट्रीय जागरण की कोई बात हो, देश प्रेम की बात हो, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात हो, किसी अंतर्राष्ट्रीय जो विषयों की बात हो, वैज्ञानिक, जब मशीनों का प्रयोग जब शुरू हुआ, इस पूरी दुनिया में बहुत सारे बदलाव आए धीरे धीरे, और उस समय जब बदलाव आए तो अपनी बातों को बांधकर कहने के लिए गद्य की एक विधा का जन्म हुआ, उसे हम निबंध कहते हैं। मतलब निबंध क्या है?
निबंध एक ऐसी विधा है जो किसी विषय पर, चाहे वो राष्ट्रीय जागरण का विषय हो, चाहे वो व्यक्ति की स्वतंत्रता का विषय हो, चाहे वो देश प्रेम का विषय हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय किसी मुद्दे का विषय हो, या औद्योगिक जब क्रांति हुई दुनिया में 18वीं शताब्दी में, आप देखें इंग्लैंड से शुरू हुई, तो औद्योगिक क्रांति या उससे जुड़े हुए जो विषयों को और उन सारी आवश्यकताओं को दिखाने के लिए गद्य का प्रचलन हुआ। और गद्य के प्रचलन के साथ साथ आप देखेंगे छपाई, मुद्रण कला, जिसको प्रिंटिंग प्रेस भी कहते हैं, उसका विकास हुआ। धीरे धीरे पूरी दुनिया में समाचार पत्रों का विकास हुआ। और अंग्रेजी साहित्य, अगर आप देखें तो यूरोप में अंग्रेजी साहित्य का पूरा विकास हुआ। और इन सभी कारणों से ये सारी चीज अंग्रेजों के आने के बाद भारत में भी ये सारी चीजें आ रही थी। जब भारत में सभी चीजें आई तो साहित्य में अनेक रूप में आपको निबंधों का रूप दिखाई देता है, जो अलग अलग प्रकार के निबंध हैं। कोई साहित्यिक निबंध होगा, कोई देश के जागरण से संबंधित निबंध होगा, कहीं पर अलग अलग विषय उठाए जाएंगे, जैसे जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का विषय उठाया जा सकता है। तो ये निबंध की परंपरा बेसिकली अगर हम देखें तो यूरोप से निकली, खास तौर से अंग्रेजों के भारत में आने के बाद आपको यहाँ पर वो दिखाई देती है, और इसके अलग अलग विषय हो सकते हैं। ठीक है। और अगर आप देखें तो इन सभी कारणों ने निबंध रचना को भारत में एक प्रोत्साहन दिया और हमें निबंध लिखने के लिए अवसर दिया। निबंध के माध्यम से कोई भी रचनाकार अपने पढ़ने वालों के सामने सीधे प्रस्तुत होता है। जैसे अगर तुम देखो यूपीएससी में निबंध पूछा जाता है तो निबंध का मतलब यह है कि आपकी सारी भावनाएं, आप एक्चुअल में क्या हैं, वो कोई प्रश्न नहीं पूछता यूपीएससी। आपके अंदर के ओवरहॉलिंग, मतलब आप अंदर से कैसे हैं, इसकी जानकारी निबंध से हो जाती है। जब आप लिखने लगते हैं तो कोई बात आपके पास, जो कुछ अपने जीवन में आपने सीखा है, जो कुछ आपने एग्जाम्पल देखे हैं, वो सारी चीजें निबंध में सामने आती हैं। इसलिए निबंध में आप देखेंगे तो किसी को बहुत कम नंबर मिल जाता है तो किसी को बहुत ज्यादा नंबर मिलता है। किसी को 160 नंबर मिलता है तो किसी को केवल 60 नंबर मिलता है। ये क्यों ऐसा होता है? जब हम अपनी बात को प्रवाह में नहीं कह पाए, जब अपनी बात को हम तथ्यों के साथ जोड़कर न कह पाए, और जब हम अपनी बात को विशेष रूप से जैसा कहना चाहिए उस तरीके से न कह पाए, तो हमारे नंबर बहुत अच्छे नहीं होते। इसलिए निबंध में चाहे जितनी तैयारी कर लो, आपके पास एक पिक्चर होनी चाहिए, पूरी पिक्चर को प्रस्तुत करने की कला। जैसे कोई नाटक का मंचन आपने अभी तक देखा, वैसे ही निबंध है कि आपने शुरुआत किया, फिर उसका डेवलपमेंट किया, फिर अलग अलग उसमें पड़ाव आए, फिर आपने यहां जाकर निष्कर्ष दे दिया। आपकी सारी बातें वहां पर प्रस्तुत हो जाएंगे। ठीक है। अगर आप देखेंगे तो हिंदी निबंध की शुरुआत जो हुई बेसिकली वो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इसकी शुरुआत मानी जाती है। कि जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध मतलब 1850 के बाद, उत्तरार्ध का मतलब यह होता है 1850 के बाद का जो समय है, उस समय भारत में हिंदी निबंध का विकास आपको दिखाई देगा। ये अगर आप देखेंगे तो हिंदी निबंध की जो शुरुआत होती है बेसिकली जब भारतेंदु हरिश्चंद्र गद्यों का गद्य के रूप में अपनी बातों को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, वहीं से भारत में निबंध की परंपरा आपको शुरू होती हुई दिखाई देगी। ठीक है। अगर आप देखेंगे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निबंध के विषय को लेकर, उसकी शैली को लेकर और उसकी भाषा को लेकर तीनों ही स्तरों पर निबंधों में नए प्रयोग किए। किस किस स्तर पर? विषय के रूप में, भाषा के रूप में और उसकी शैली के रूप में। भारतेंदु हरिश्चंद्र है ना,
भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही निबंध, हिंदी निबंध की परंपरा शुरू होती है। मतलब अगर हम बात करें 1850 के बाद भारत में हिंदी निबंध की परंपरा हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसमें हमने देखा कि इन्होंने अपने तरीके से निबंध, चाहे उसके विषय हो, चाहे उसकी भाषा हो, चाहे उसकी शैली हो, तीनों स्तरों पर प्रयोग किए। ठीक है, लेकिन जो निबंध हैं उसको वास्तव में एक अच्छा रूप तब मिला जब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निबंध की परंपरा में आकर इसे और मजबूती प्रदान किया। मतलब यहां से आगे जब बढ़ते हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी इन्होंने हिंदी निबंध की परंपरा को और मजबूत किया, क्योंकि जब भी कोई परंपरा शुरू होती है तो आरंभिक दौर में उसमें कई परिवर्तन आते हैं, फिर धीरे 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 वो मैच्योर होती है रचना, या वो जो तरीका है लिखने का वो आगे बढ़ता जाता है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बहुत अच्छे स्तर पे चीजों की समझ बना पाते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर हम देखें तो यहां पर इसी दौर में अगर आगे चलेंगे तो रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जो हैं इन्होंने हिंदी निबंध के विकास में बहुत इनका महत्व है। सबसे ज्यादा महत्व किसका है? रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद अगर आप देखें तो रामचंद्र शुक्ल, तो हिंदी निबंध में रामचंद्र शुक्ल का केंद्रीय महत्व माना जाता है। मतलब सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति यही हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास आप देखेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही इतिहास, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा लिखा और वो गद्य के रूप में पूरा लिखा गया है। तो आप देखेंगे कि गद्य को वास्तव में जो आधार मिलना चाहिए और जो निबंध को एक बेहतर रूप मिलना चाहिए वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को दिया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के भीष्म पितामह हैं। क्या हैं? हाँ, इनसे बड़ा कोई हिंदी साहित्य में नहीं है। इन्होंने जिसको जो कहा वही आज तक मान्य है। इनके हिंदी साहित्य का इतिहास जो इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक को ही आधार बनाकर बार बार उसी पर आलोचना और उसी की समीक्षाएं होती रही। इन्होंने एक मानक सेट कर दिया। तो हिंदी निबंध में भी अगर आप देखेंगे तो सबसे केंद्रीय महत्व आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही है। ठीक है, इन्होंने विचार, शैली और भाषा तीनों स्तर पर हिंदी निबंध को बहुत उच्च स्तर पे पहुंचा दिया। किसने? विचार, शैली और भाषा तीनों ही स्तर पर हिंदी निबंध की परंपरा को उच्च स्तर पे पहुंचा दिया। उच्च स्तर पे पहुंचा दिया। ठीक है, इसीलिए हिंदी निबंध के विकास को जब हम देखते हैं तो आचार्य शुक्ल को ही हम आधार मानते हैं। जैसे हमने मुंशी प्रेमचंद जी को माना था, फिर उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी को जो नाटकों में माना था, वैसे ही निबंध में जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं आचार्य शुक्ल ही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनको आधार बनाकर हम विश्लेषण करना शुरू करेंगे। आ रहे हैं, कहें धीरे धीरे चलो, हम सब कुछ बताते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं होगी कि जो तुम्हें न बताई जाए। तो इसके 3 चरण आप देखेंगे। पहला, शुक्ल से पूर्व, मतलब आचार्य शुक्ल पूर्व युग। अगर हम बात करें, इतना नोट किया, आचार्य शुक्ल पूर्व, ठीक है, 1850 मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग है। तो यहां पर 1850 से 1920 तक का काल जो है वो शुक्ल जी से पूर्व का काल माना जाता है।
पहला चरण। फिर दूसरा चरण आता है जिसको कहते हैं शुक्ल युग। शुक्ल युग का मतलब उनका समय। तो 1920 से 1940 तक का समय जो है आचार्य शुक्ल जी का है, जिस समय जो निबंध लिखा गया वो परंपरा। और उसके बाद हम देखते हैं शुक्ल जी के बाद शुक्लोत्तर युद्ध। तो 1940 से अगर हम देखें तो वर्तमान तक का जो समय है वो शुक्लोत्तर युग के रूप में जाना जाता है आज तक। ठीक है। तो जो निबंधों की परंपरा है उस परंपरा में सबसे बड़ा नाम आचार्य शुक्ल का है। उनका पूरा नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करो शुक्ल पूर्व युग में। इसको फटाफट बनाओ। फिर शुक्ल पूर्व युग। हो गया? नहीं हुआ? हो गया? प्रेम हो गया? अब हम शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल पूर्व युग 1850 से 1920। ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। पहले अगर हम बात करें तो यहाँ थोड़ा कुछ बातें नोट कर लो पॉइंट्स में, फिर हम यहाँ पर फ्रेम भी कर देंगे। हिंदी नाटकों के समान ही हिंदी निबंध लेखन की शुरुआत भी हिंदी नाटकों के समान ही, पॉइंट्स में लिखते जाएंगे, हिंदी नाटकों के समान ही हिंदी निबंध लेखन की शुरुआत भी भारतेंदु काल से प्रारंभ हुई। भारतेंदु काल से प्रारंभ हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा, इसी में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा 1868 में 1868 भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा 1868 में कवि वचन सुधा, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1868 कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा
का प्रकाशन शुरू किया गया। कवि वचन सुधा ये पत्रिका थी, का प्रकाशन शुरू किया गया। इसके प्रकाशन के द्वारा हिंदी लेखन में विशेष प्रभाव पड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अलावा अन्य लेखकों के द्वारा भी कई पत्र पत्रिकाएं आरंभ की गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अलावा अन्य लेखकों के द्वारा भी कई पत्र पत्रिकाएं आरंभ की गईं, जैसे प्रताप नारायण मिश्र द्वारा ब्राह्मण पत्रिका, बालकृष्ण भट्ट द्वारा, लिखते जाओ, इसका मतलब ये सब इन्हीं के काल के निबंधकार हैं। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा हिंदी प्रदीप पत्रिका, हिंदी प्रदीप। अब इन्हीं में सारे निबंध छपेंगे, ध्यान देना। क्या समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? इन्हीं में निबंध छपेंगे, जैसे प्रताप नारायण मिश्र, तो इनकी पत्रिका का नाम क्या था? ब्राह्मण। हिंदी प्रदीप, आगे लिखिए। बद्री नारायण चौधरी, वहीं ब्रैकेट में लिख दीजिएगा प्रेम धन, ये अपना टाइटल लगाते थे, प्रेम धन रतन नहीं, बद्री नारायण चौधरी, वहीं लिख दीजिए प्रेम धन। लिखते थे नहीं, लोग लिखते हैं कि मैं निराला हूं, तो कोई कुछ लिखता है, कोई लिखता है मैं बादल हूं। प्रेम धन इनका टाइटल था। कुछ लोग लिखते हैं तूफान, हमारे एक हॉस्टल सीनियर में लिखते हैं तूफान अपने नाम के आगे, वो भी कविताएं लिखते हैं कि मैं तूफान हूं। बहुत अच्छा। तो यहां जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेम धन की पत्रिका थी। हाँ, प्रेम धन, अरे रतन ऐसे बोल रहे, प्रेम धन। इनकी पत्रिका थी आनंद कादिंबनी, आनंद कादिंबनी, आनंद कादिंबनी। आनंद कादम्बनी ये लिखा हुआ है। इस काल में लिखे गए निबंध मुख्यतः इस काल में लिखे गए निबंध मुख्यतः इन्हीं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। इस काल के लिखे गए निबंध मुख्यतः इन्हीं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए या हुए। ठीक है। अब वही सामान्य सा प्रश्न कि अब हिंदी का पहला निबंधकार कौन? जैसे हिंदी का पहला कहानीकार कौन, नाटककार कौन, उपन्यासकार कौन, वैसे ही पहला निबंधकार कौन?
आमतौर पे जब ये प्रश्न आता है तो जो साहित्यकार होते हैं उनके बीच में मतभेद आ ही जाता है। हर आदमी अपने आप को आगे बढ़ाता है। आचार्य शुक्ल भी जब कहानियों की परंपरा आई तो वो खुद भी सोच रहे थे कि मेरी ही कहानी नंबर 1 पे चली जाए, लेकिन हो ना पाया ऐसा। ठीक है, तो माधव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी मान लिया गया है। ठीक है, तो यहां पर पहला निबंधकार कौन है, इसके संबंध में हिंदी साहित्य के इतिहास में और इतिहासकारों में मतभेद दिखाई दे रहा है। अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग समूह हैं। कोई कहता है कि सदासुख लाल एक लेखक थे, निबंधकार थे, उन्होंने सुरासुर निर्णय को हिंदी का पहला निबंध माना जाए। मतलब सदासुख लाल का जो निबंध है सुरासुर निर्णय को हिंदी का पहला निबंध माना जाए। कौन है? सदासुख लाल। सदासुख लाल। अभी हम सारे डायमेंशन देखेंगे। तो इनका जो निबंध है उसका नाम क्या है? सुरासुर निर्णय। सुरासुर निर्णय। इसे पहला कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं यही पहला निबंध है, सुरासुर निर्णय। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं राजा शिव प्रसाद एक हुए थे जो बहुत बड़े लेखक थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। उन्होंने एक निबंध लिखा था राजा भोज का सपना। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव प्रसाद ऐसे लिखते जाओ, सितारे हिंद, जिनका निबंध था राजा भोज का सपना। कुछ इसको कहते हैं, कुछ इसको कहते हैं। जितने मुंह उतनी बातें। नहीं होता ही नहीं होता। लेकिन अधिकतर जो विद्वान हैं, जो साहित्य की समझ रखते हैं, जो विद्वत हैं, या जो अपने आप को अगर आप देखेंगे तो बहुत बुद्धिजीवी हैं, उन सब ने एक बात ये कहा है कि बालकृष्ण भट्ट को, जो बालकृष्ण भट्ट हैं, उनको हिंदी निबंध के, उनको हिंदी का जो निबंध की परंपरा भारत में शुरू हुई है उसका जनक हमें मानना पड़ेगा बालकृष्ण भट्ट को। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी निबंध का जनक मानना पड़ेगा। कुटुज, क्यों? इनका निबंध है कुटुज। हिंदी निबंध का पिता इन्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि इनके निबंधों में ही आपको वो जो गंभीरता होती है वो दिखाई देगी। ठीक है, 3 पक्ष आपके सामने आ गए। एक पक्ष ये कहता है कि सदासुख लाल का जो सुरासुर निर्णय है वो हिंदी का पहला निबंध है। दूसरा पक्ष ये कहता है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का राजा भोज का सपना पहला निबंध है। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी प्रदीप जो पत्रिका निकालते थे बालकृष्ण भट्ट, उसमें छपे हुए जो निबंध हैं उसको देखने से ये बात समझ में आती है कि वास्तव में निबंध किस तरीके का होना चाहिए वो परंपरा पूरी तरह से बालकृष्ण भट्ट के पास है, इसीलिए इनको पिता मानना होगा। लेकिन फिर इसके पहले मैंने आपको बताया है रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य में भीष्म हैं, तो वो जो कहेंगे उन्हीं की बात मानी जाएगी। अब आखिरी निर्णय वही देंगे, वो जो कुछ कह देंगे वो अपने आप मान्य हो जाएगा। इतना बड़ा कद है उनका हिंदी साहित्य में कि पूछिए मत आप। उन्होंने कहा कि कबीर की जो बातें हैं ये सदुक्कड़ी भाषा है, कुछ है नहीं, ये संत लोग हैं, इनका कोई बहुत मतलब नहीं। बहुत समय तक कबीर को हिंदी साहित्य में कोई स्थान ही नहीं मिला। वो तो हिंदी साहित्य अपने भाग्य को इसलिए जो जगह पाया कि आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी आ गए,
उन्होंने कहा कि कबीर ऐसा नहीं है कि आप उनकी भाषा को एक जो सदुक्कड़ी भाषा मान के उसको साहित्य में स्थान नहीं देंगे। कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, वाणी को जैसा चाहते हैं वैसा करवाते हैं। कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, उन्होंने जो चाहा जैसा चाहा। और अगर हम कबीर को बाहर करते हैं तो पूरा भक्ति साहित्य बाहर करना पड़ेगा, ये स्थिति है कबीर की। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कबीर को स्थापित किया है हिंदी साहित्य में। आचार्य शुक्ल सबसे बड़ा जो स्थान देते हैं वो तुलसीदास को देते हैं, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा तुलसी तो है ही महान, लेकिन कबीर भी महान है। आगे चल के हम देखेंगे कि आचार्य शुक्ल कोई हल्के बुल्के आदमी नहीं है कि ये सोचो कि हल्के आदमी है। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास जब हम आपको बताएंगे, पेपर 1 का जो दूसरा हिस्सा है उसमें केवल आचार्य शुक्ल ही छाए रहेंगे। हर व्यक्ति उनका नाम लेके बोलेगा कि आचार्य शुक्ल ने कहा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको नंबर कैसे मिलेगा? आचार्य शुक्ल को आपको कोट करना है। समझ गए कि नहीं? इसीलिए ऐसे इतनी कहानी बता रहे हैं। तो यहां आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं, लेकिन आचार्य शुक्ल ने हिंदी निबंधों की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु युग से ही माना है। इन्होंने कहा है कि ये सब जो कुछ भी है इससे हमको कोई मतलब नहीं, यही जो हैं यहीं से हमें शुरुआत माननी होगी, भारतेंदु हरिश्चंद्र से। और इसे हर वर्ग स्वीकार करता है, कहता है नहीं सही है, बिल्कुल सही, आप जो कह रहे हैं वही है सही। ठीक है, इसके बाद अब भारतेंदु युग में आते कौन कौन है? भारतेंदु युग में अभी आपने इतने लोगों का नाम देखा है। भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद आते हैं, प्रताप नारायण मिश्र आते हैं, शुक्ल पूर्व। ओहो, अभी तुम्हारा दिमाग वहीं आचार्य शुक्ल से पहले की बात चल रही है। लेकिन जब आचार्य शुक्ल 1920 से 1940 के बीच में जब वो लिखेंगे तो इसी काल के बारे में तो लिखेंगे बेटा। नहीं समझ पाए? अब समझे? मतलब ये सारी चीजें आचार्य शुक्ल से पूर्व की बात है। अब आचार्य शुक्ल के पूर्व सबसे पहला निबंधकार कौन है? यहां पर बहुत सारे लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। कोई कह रहा है ये हैं, कोई कह रहा है राजा शिव प्रसाद हैं, कोई कह रहा है कि जो बालकृष्ण भट्ट हैं, लेकिन सबके ऊपर एक व्यक्ति भारी है जिसका नाम है आचार्य शुक्ल। उन्होंने कहा ये सब जो कुछ ही बातें और इससे कोई मतलब नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं तो हैं, वही उन्हीं के काल पे ही युग का नाम होना चाहिए। क्लियर? अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग हो गया। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, फिर प्रेमधन हैं, लाला श्रीनिवास दास हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं और राधाचरण गोस्वामी हैं। कौन कौन है वही नोट कर लो। इस भारतेंदु युग में कौन कौन से व्यक्ति हैं? तो सबसे पहले आप जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र तो हैं ही, उन्हीं के नाम पर युग रख दिया गया। फिर प्रताप नारायण मिश्र, फिर उसके बाद लिख दीजिए प्रेमधन, बालकृष्ण, जो बद्री नारायण, प्रेमधन, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास आदि, ये सारे लोग हैं। ठीक है, हाँ ये सब एक ही समय के हैं, ऊपर नीचे यहां पर थोड़ा बहुत अंतर है। मतलब 1850 से लेकर 1920 तक के समय में ये सभी लोग लिखने वाले हैं। क्या समझ गए? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बोलो भाई। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र, सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र, एक एक करके एक एक जो सिक्के हैं उनको हम ये देखेंगे कि किस सिक्के की कितनी वैल्यू है। कौन 1 रुपए का सिक्का है, कौन सा जो 10 रुपए का सिक्का, और कौन सा 20 रुपए का है, और कौन उससे ऊपर वाला सिक्का, और कौन सा जो सोने का सिक्का है। तो सबसे पहले हम जो एक सिक्के को उठाएंगे जिसका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र।
भारतेंदु हरिश्चंद्र को अगर आप देखोगे तो इन्हें ये माना जाता है कि इस काल के ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं। नाटकों में भी आपने देखा था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक नई परंपरा ही विकसित की थी नाटकों में। वैसे ही ये जो निबंध की परंपरा है उसको भी वास्तव में अगर आप देखें तो इसके प्रवर्तक के रूप में आप मान सकते हैं कि आरंभकर्ता यही है। इन्होंने इतिहास का, पुराण का, धर्म का, समाज के जो सुधार के लिए जीवनी, यात्रा वर्णन, भाषा, हर विषय पर निबंध लिखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, अगर इनके निबंधों को देखोगे कि इनके निबंध किन विषयों पर हैं, किन विषयों पर हैं, तो आप देखोगे कि सबसे पहले इनके पास जो इतिहास से संबंधित विषय होगा, इतिहास पर भी निबंध लिखेंगे। इतिहास, पुराण, ठीक है, इतिहास से जुड़े हुए निबंध, पुराणों से जुड़े हुए निबंध, धर्म से जुड़े हुए निबंध, है ना, समाज सुधार, धर्म, ठीक है, जीवनी, यात्रा विवरण, आप कहीं गए वहां की यात्रा, उस तरीके से, मतलब ये जो निबंध लिख रहे हैं उनमें ये सारे डायमेंशन आपको दिखाई देंगे। अलग अलग विषयों पर इन्होंने निबंध लिखे। इनके निबंध में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, इनके निबंध के अंदर क्या है। हम जब निबंध लिखते हैं तो कई चीजें कटाक्ष भी करते हैं। जैसे आप निबंध लिखते हैं तो उसमें व्यंग भी करते हैं, कोई विचार भी प्रस्तुत करते हैं, भाव भी प्रस्तुत करते हैं, अपनी सोच को भी प्रस्तुत करते हैं, कुछ ऐसे वर्णन भी देते हैं, एग्जाम्पल भी देते हैं, और इसके अलावा कुछ तथ्य भी देते हैं। तो इनके निबंधों में आपको अलग अलग रूप मिलेंगे। जैसे व्यंग मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, व्यंग करते हैं। आप नाटकों में देखिए ना, करते हैं नहीं, व्यंग करते हैं, जो भारत दुर्दशा में, कि रो भैया तुम सब रो, जितना रोना उतना रो, क्योंकि भारत की दुर्दशा हो ही रही है। और क्या मिलता है, विचार मिलेगा, एक विचार भी प्रस्तुत किया जाएगा, विचारात्मक निबंध होंगे। इसके अलावा आप देखेंगे भावनाओं को भी प्रस्तुत किया जाएगा। भावनाएं, इसके अतिरिक्त भावनाओं के साथ साथ आत्मव्यंजना, खुद की भावनाओं को व्यक्त करना, आत्मव्यंजना, खुद को अभिव्यक्त करना जिसको कहते हैं, जो स्वयं आप हैं उसको व्यक्त करना। फिर कोई वर्णन करना, मतलब कहीं का एग्जाम्पल देना, कुछ चीज प्रस्तुत करना, वर्णन करना, वर्णन करना। और उसके बाद तथ्य है। आत्मव्यंजना का मतलब स्वयं को प्रस्तुत करना, अपने विचार। कुछ विचार आपके भी तो अपने होते हैं, नहीं होते, बोलो। अगर इनके निबंध में आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो विषय इन्होंने अपने निबंधों में रखा है वो रखा है कि भारत की उन्नति कैसे हो। जो भी निबंध इनके हैं उसमें सबसे मुख्य जो विषय, उद्देश्य जो रखा गया है वो ये रखा गया कि भारत की उन्नति कैसे हो।
भारत की उन्नति कैसे हो। भारत की उन्नति कैसे हो। और ये देश कैसे एक हो, मतलब जातीय एकीकरण की बात, जाति एकीकरण का विषय भी इनको आप देखेंगे कि यहां पर आपको दिखेगा। कई निबंध इनके हैं, जैसे एक निबंध है स्वर्ग में विचार सभा। स्वर्ग है, हम सब जानते हैं, हर व्यक्ति दुनिया का और भारत का ये जानता है कि स्वर्ग होता है। तुम लोग भी जानते होगे कि स्वर्ग होता है, भाई बचपन से सुने हो कि स्वर्ग होता है, स्वर्ग होता है। स्वर्ग में विचार सभा, कि हमारी जो भारत की समस्या है, जो भारत के मुद्दे हैं, वहां भारत में नहीं विचार हो पा रहा है, स्वर्ग में विचार हो रहा है। इसके अलावा एक निबंध इन्होंने लिखा अंग्रेज स्रोत। स्रोत ठीक है। अब इनके निबंधों में ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। एक तो व्यंग दिखेगा, विचार दिखेंगे, भावनाएं दिखेंगी, आत्मव्यंजना दिखेगा, वर्णन करना दिखेगा, तथ्य दिखेगा। ठीक है। अगर इनके निबंधों की भाषा देखोगे आप तो इसमें उर्दू, संस्कृत और बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाषा की बात करो तो उर्दू, संस्कृत और बोलचाल की शब्दों का प्रयोग, जो बोलचाल के शब्द हैं या जो बोलचाल की भाषा है उसका प्रयोग हुआ है। भाषा कैसी है? भाषा बिल्कुल सीधी है, सहज है और विषय के अनुरूप है। भाषा कैसी है? सीधी है और विषय अनुकूल है। जैसा विषय उसके अनुकूल भाषा है। भाषा सीधी है और विषय के अनुकूल दिखाई देती है आपको। मतलब घुमा फिरा के ना कहना यार, सीधे कहना है, बिना लाग लपेट के, इधर उधर करके नहीं। कोई कहता है हमें ये खाने का मन है, बहुत दिन हो गया, अरे कहो खाने का मन है, आगे पीछे की बात नहीं करनी है, सीधे कहना है। ठीक है। इसके अलावा इनकी भाषा में आपको व्यंग दिखाई देगा। व्यंग और विनोद, हंसी मजाक के साथ व्यंग कर देना। क्या होता है, लोग कहते हैं बहुत विनोद कर रहे हो, मतलब लोग किसी के साथ हंसी मजाक करते हैं, उसी के साथ व्यंग कर देते हैं, हंसते हंसते, अरे बहुत अच्छा पढ़ रहे, पता है बेटा कि क्या होगा। इसको कहते हैं हास्य और विनोद। तो इनके यहाँ हास्य भी है और जो विनोद भी है उसके साथ साथ व्यंग भी है। ठीक है। तो इनकी भाषा शैली में हम देखते हैं तो व्यंग और विनोद आपको दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? व्यंग और विनोद। व्यंग और विनोद दिखाई देता है। इसके अलावा आप देखोगे तो इनके यहाँ जो वाक्य हैं वो छोटे छोटे हैं और जिससे भाषा जो है बहुत स्फुर्त है, चुस्त है। जब बहुत लंबे लंबे डायलॉग होते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें फ्लो नहीं बनता है। तो वाक्य छोटे छोटे हैं
तो भाषा यहाँ पर आप देखेंगे चुस्त है, और इसलिए इनके यहाँ बहुत ज़्यादा आपको बोरियत नहीं होती है, शुष्कता नहीं आती है। और अपने निबंधों में यही जितने विषय अभी हम लोगों ने यहाँ पर रखे हैं, इन्हीं विषयों को उन्होंने उठाया है। बोलो भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र के ऊपर अगर प्रश्न आए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध किस प्रकार के हैं, या उनके निबंधों में कौन कौन से रूप प्रस्तुत होते हैं, किस प्रकार से वो निबंध लिखते थे, तो आप ये सारे इसके आधार पर लिख लेंगे। इतनी सारी बातें इसमें मैंने बता दिया। पूरा पोथी लिखने से कभी कभी कुछ नहीं हो पाता, कभी कभी ऐसा होता है समझ बनाने से होता है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, पढ़े सो पंडित होए। तो कभी कभी पोथी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, भावना पढ़ने की जरूरत होती है। और अब हम लोग चलेंगे बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट बालकृष्ण भट्ट का कौन सी पत्रिका थी? हिंदी प्रदीप। कौन सी पत्रिका का प्रकाशन करते थे? हिंदी प्रदीप। ठीक है। ये एक अंग्रेज निबंधकार थे, जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटेन के एक निबंधकार थे। उनका नाम था स्टील। एक अंग्रेज निबंधकार थे। पहले के लोग अंग्रेजों से बहुत ज्यादा प्रभावित भी तो थे। अंग्रेज निबंधकार थे स्टील का तो आपने बहुत सामान देखा होगा, ये लेकिन मिस्टर स्टील है। मिस्टर स्टील से जो है बालकृष्ण भट्ट बहुत ज्यादा प्रभावित थे, जो एक अंग्रेज थे। इसीलिए इन्हें भारत का जो भारत में निबंध की परंपरा है, उस निबंध की परंपरा में हिंदी का स्टील कहा जाता है। जैसे अंग्रेजों के यहाँ जो स्टील नाम के जो निबंधकार थे, जो अंग्रेजी में लिखते थे, उनसे बहुत कुछ इन्होंने सीखा था। और जब ये भारत में लिखना शुरू किया इन्होंने हिंदी में, तो इन्हें हिंदी का स्टील कहा जाने लगा। जैसे मान लीजिए कि कालिदास को देखकर अगर शेक्सपियर लिखे तो उसको क्या कहा जाएगा? कि वो यूरोप का कालिदास है। वैसे अगर हम स्टील को देखकर लिख रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि भारत के स्टील हैं, है ना? ऐसे समझो। भट्ट जी का जो लिखने का तरीका था, जो निबंधों को, तो वो निबंध ऐसे लिखते थे जहां पर कोई विचार जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते थे। तो इनके निबंध में अगर आप देखें तो विचार प्रधान निबंध लिखते थे। ये विचार प्रधान निबंध, इनके निबंध कैसे होते थे? विचार प्रधान होते थे, जहां बहुत गंभीर विचार। तो विचार भी कैसे? गंभीर किस्म के। कुछ लोग बात करते बहुत सीरियस टॉक करते हैं, एकदम सीरियस में भी सीरियस, हल्की बात करते ही नहीं है, जैसे दास साहब करते थे। नहीं, हल्की बात उन्हें पसंद नहीं है। हाँ, अलग अलग। अच्छा ये बताओ, हम तो बहुत कुछ अंग्रेजों से सीखकर ही अपने यहां हमने शुरू किया, तो हम उसके बाद ही सीखेंगे। तो वो परंपरा थोड़ा हमसे पहले से चले, ऐसा नहीं कि वो कई सौ साल पहले से बहुत डेवलप थे। वहां पर भी यूरोप में 14वीं शताब्दी में पुनर्जागरण आया, और पुनर्जागरण के बाद ही नए नए लिटरेचर में ऐसे की परंपरा, नाटकों की परंपरा वहां पर 14वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में डेवलप हुई, 400 में।
मतलब अगर आप देखोगे वहां पर पुनर्जागरण, प्रबोधन, धर्म सुधार, बहुत सारी चीजों से डेवलपमेंट हुआ। भारत में जब अंग्रेज आए तो अब हम इन सारी बातों को जान पाए, फिर हमने अपने यहाँ चीजें डेवलप किया। तो वो परंपरा एक अलग समय में है, भारत की परंपरा उसी से इन्फ्लुएंस होकर अलग समय में। नहीं, यूरोप का पढ़ेंगे, क्यों इंडिया का पढ़ोगे? इंग्लिश इंडिया में बनी है। इंग्लिश जो है बेटा डेवलप हुई ब्रिटेन में, वहां की मातृभाषा जो तुम्हारी हिंदी है, उसका डेवलपमेंट वहां पढ़ोगे। यहां तुम हिंदी साहित्य का डेवलपमेंट पढ़ रहे हो। हाँ। हम्म। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब वहां की परंपरा से हमने प्रभावित होकर, जैसे आपने देखा कि इसके पहले मैंने बताया था, कहानियों की परंपरा में भी बताया था, उपन्यास की परंपरा में भी बताया था कि जब भारत में अंग्रेज आए तो अपने साथ वो कुछ शैलियां भी लेकर आए, कुछ स्टाइल्स भी लेकर आए लिखने की। और जब धीरे धीरे भारत में वेस्टर्न एजुकेशन, पश्चिमी शिक्षा जब बढ़ी, तो हम यूरोप का साहित्य भी पढ़ने लगे, यूरोप के ऐसे भी पढ़ने लगे, खासतौर से जो ब्रिटेन के थे। और जब हमने वो सारी चीज़ें पढ़ी तो भारत में भी हमने उसी तरीके से डेवलपमेंट करना शुरू किया, अपने संदर्भ में, अपनी भाषा में। तो वहाँ की परंपरा से सीखते हुए भारत में एक अपनी परंपरा हमने धीरे धीरे विकसित किया। आधार हम वहाँ से लेते हैं, लेकिन परंपरा हमारी है। क्लियर है? बोलो भैया। बहुत बढ़िया। प्रश्न थोड़ा दमदार नहीं था, लेकिन था, ठीक था। दमदार तो नहीं था क्योंकि ये सब बता रखा है। अच्छा, इकोनॉमिक्स की जो आपकी क्लास चलती है वो कैसी चलती है भाई? मजा नहीं आ रहा है? वो तो नॉलेज तो खुद ही कहते हैं बार बार, मुझे नॉलेज है, मुझे नॉलेज है। समझा नहीं पा रहे। नहीं, हमें इंफॉर्मेशन आप लोग देते रहोगे तो 2 दिन हो गया तो हम मना भी कर देंगे ना, अनावश्यक फिर हम भी दबाव लें, आप भी दबाव लें, झेलना नहीं है एकदम। क्योंकि हम जो कराएंगे करेंगे वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो एक सहमति पत्र हमें आप लोग दे देंगे, यहाँ मजा नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखेंगे कि इनके जो जो निबंध हैं उसमें आपको गंभीरता दिखाई देगी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इन्होंने ऐसा नहीं कि केवल एक ही प्रकार के निबंध लिखे हैं जो गंभीर तरीके के, और भी निबंध लिखे हैं, भाव वाले निबंध लिखे हैं, किसी कहानी को, कथा को आधार बनाकर भी निबंध लिखे हैं, और किसी वर्णन के आधार पर भी निबंध लिखे हैं। तो इनके निबंध, अन्य निबंध भी हैं इनके। भावना से जुड़े, कथात्मक, और आप देखोगे तो वर्णनात्मक, वर्णन के आधार पर। ठीक है, इस प्रकार के भी आपको निबंध मिलेंगे इनके, जो भावनाओं से जुड़े हुए निबंध हैं, वर्णन है जिसमें, कहानियां हैं जिसमें किसी कथा को आधार बनाकर लिखे गए हैं, ऐसे निबंध भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा इन्होंने सामाजिक जीवन पर, राजनीतिक जीवन पर, साहित्यिक जीवन पर और नैतिक जीवन पर, इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक और नैतिक जीवन पर आधारित निबंध भी लिखे।
एक एक बात दिमाग में जानी चाहिए, आंसर में नहीं आएगा तो फिर ठीक नहीं है भाई, मैं बता रहा हूं अभी। निबंध मुख्य इनका जो रूप है वो एंग्री यंग मैन वाला है, जहां ये लिखते हैं गंभीर टाइप का, जो इनका मुख्य विषय है, जो इनका मुख्य रूप है। लेकिन इसके अलावा अन्य निबंध भी लिखते हैं जो भावनाओं से जुड़े हुए हैं, कथात्मक आधार लिए हुए हैं, वर्णन के आधार पर हैं, सामाजिक हैं, राजनीतिक हैं, साहित्यिक हैं और नैतिक हैं। ठीक है, तो इस आधार पर भी निबंध ये लिख रहे हैं। अगर आप इनके निबंध की भाषा को देखोगे तो वो आम जन की बोलचाल की भाषा है। भाषा कैसी है? आम जन की बोलचाल की भाषा है। आम जन की बोलचाल की भाषा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत का प्रयोग मिलता है। क्या क्या है इसमें? उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, आदि का प्रयोग दिखाई देता है ना? उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत आदि का प्रयोग दिखाई देता है। भैया हिंदी तो होगी ही, बोलचाल की भाषा तो हिंदी है ही है, ऐसा ना हो कि तुम हिंदी ना लिखो। हिंदी के अलावा हिंदी तो बेस है, हिंदी तो बेस मटेरियल है, उसी में सब भाषा मिलेंगी। हिंदी की निबंध लिख रहे हो, कुछ चीज अंडरस्टूड होती है भैया। भाषा का इतना वैविध्य होने के बाद भी, भाषा में इतनी सारी चीजें, जिसमें उर्दू भी है, संस्कृत भी है, अंग्रेजी भी है, ये सारी भाषा का मिश्रण होने के बाद भी भाषा इनकी कृत्रिम नहीं है, मतलब जो बनावटी नहीं है। बनावटी नहीं है, इसके लिए एक शब्द आता है कृत्रिम। बनावटी नहीं है भाषा इनकी। अगर आप देखेंगे तो जो इनके निबंध हैं, कई निबंध आपको दिखाई देंगे। कुछ ऐसे निबंध हैं जो विचारों पर आधारित हैं, या आप ये कह सकते हैं जो विचारात्मक निबंध हैं। विचारात्मक, अच्छा ठीक है। जो विचारात्मक निबंध में अगर आप देखेंगे तो इनका निबंध है चारु चरित्र। चारु चरित्र, ठीक है, चारु चरित्र। फिर आप देखेंगे एक इनका निबंध है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता। और एक निबंध इनका प्रतिभा। एक निबंध इनका प्रतिभा। नाम है अभी। चरित्र मतलब होता है किसी का रूप, उसके बारे में। चारु नाम का व्यक्ति है, उसके चरित्र को आधार बनाकर यहां पे निबंध, एक जो विचारात्मक निबंध लिखा है, जो गंभीर किस्म का निबंध है। यह मतलब ऐसा निबंध होगा जिसमें कुछ गंभीरता का विषय होगा। चारु चरित्र, आत्मनिर्भरता और प्रतिभा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इन्होंने भावनात्मक निबंध भी लिखे हैं। यहां पर आपने देखा भावना से जुड़े, भावना से जुड़े निबंध इनके पास भी है। कैसे भावना से जुड़े निबंध क्या है? एक निबंध इन्होंने लिखा है आंसू। आंसू, और एक लिखा है मुग्ध माधुरी। आंसू और मुग्ध माधुरी।
इसका मतलब यहां पर भावनाएं जो हैं उमड़ रही होंगी, इसमें भावनाएं होंगी, आंसू और मुग्ध माधुरी। आंसू, 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 नीर, मैं नीर भरी दुख की बदली, वही नीर, हाँ, जो कर्ण वाला। ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे निबंध हैं जहां पर वर्णन किया गया है, वर्णन के आधार पर, वर्णन के आधार पर अगर आप देखेंगे तो एक निबंध इन्होंने लिखा है नानक और एक लिखा है शंकराचार्य। नानक, एक लिखा है शंकराचार्य, शंकराचार्य। ठीक है। इसके अलावा एकदम ऐसे भी निबंध लिखे हैं जो बिल्कुल साधारण विषय के निबंध हैं, एकदम जनरल निबंध, बहुत सामान्य चीजों पर लिखे गए हैं, जैसे आंख पर कान क्या करता है, नाक के ऊपर, साधारण विषय पर जो निबंध लिखे गए हैं इसमें व्यंग और विनोद दिखाई देता है। साधारण विषयों पर भी निबंध लिखे इन्होंने, साधारण विषयों पर भी निबंध हैं, विषयों पर भी निबंध है, जैसे आंख, नाक आदि। इसमें आप देखोगे हास्य, व्यंग और विनोद। इनके निबंधों की एक खास बात है कि जो भी निबंध इन्होंने लिखा है वहां पर भावनाओं का तो एक वेग है ही है, लेकिन स्थिरता है हर जगह। जैसे भावनात्मक जब व्यक्ति हो जाता है तो स्थिर नहीं रहता है। भावना का मतलब ये कि सब तोड़ दो, कोई बंधन नहीं। लेकिन बालकृष्ण भट्ट के साथ ये है कि भावनाओं के साथ साथ हमेशा इनके निबंधों में आपको स्थिरता दिखाई देगी, कि मतलब इनके निबंध में भाव तो है, भावनाओं के साथ साथ स्थिरता सब जगह आपको दिखेगी। भावनाओं के साथ हर स्थान पर स्थिरता दिखेगी। भावनाओं के साथ सर्वत्र स्थिरता दिखाई देती है। ठीक है, हो गया। एक और ले लेते हैं, जो प्रताप नारायण मिश्र को। प्रताप नारायण मिश्र, अगर हम देखते हैं तो भारतेंदु काल के प्रताप नारायण मिश्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद जो प्रताप नारायण की बड़ी अच्छी अच्छी तुलनाएं करते हैं, कहते हैं ये मेरा जो प्रताप नारायण मिश्र है ये एडिसन के समान है, थॉमस एल्वा एडिसन के समान है। हु वाज एडिसन? कौन है एडिसन? अगर आप देखोगे तो जो बल्ब का आविष्कार हुआ उन्होंने ही किया। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि जो प्रताप नारायण मिश्र हैं वो एडिसन के समान है, और इनकी अपनी मौलिकता है, ये अपने तरीके का लिखते हैं। और इनकी मौलिकता के ऊपर जो है रामविलास शर्मा, मतलब अगर आप देखोगे तो एडिसन से तुलना है इनकी। एडिसन बड़े ही महान जो वैज्ञानिक, एडिसन से तुलना है। और ये तुलना किसने किया है? हरिश्चंद्र जी ने।
ठीक है। दूसरी बात, इनकी मौलिकता के ऊपर, मौलिकता के आधार पर रामविलास शर्मा कुछ बात कहते हैं। रामविलास शर्मा आप देखेंगे तो हिंदी साहित्य के बड़े आलोचक हैं। रामविलास शर्मा, जिनका बड़ा ऊंचा स्थान है हिंदी साहित्य में, ये कुछ कह रहे हैं इनके बारे में, क्योंकि कभी किसी के बारे में कोई यूं ही नहीं कहा करता, कुछ तो बात होगी तभी कुछ कह रहे होंगे। निबंध लिखना, क्या कहते हैं रामविलास शर्मा, कि निबंध लिखना हिंदी में नई चीज थी, कि निबंध लिखना हिंदी में नई चीज थी। निबंध लिखना हिंदी में नई चीज थी, हिंदी में नई चीज थी, लिखी तो जा ही रही थी। निबंध लिखना हिंदी में नई चीज थी। बंगला में उपन्यास, कविता, नाटक के लिए आदर्श मिल सकते थे, परंतु प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हिंदी की अपनी उपज थे। मतलब ये कह रहे हैं कि निबंध लिखना हिंदी में बिल्कुल नई चीज थी। बंगला में उपन्यास थे, कविताएं थी, नाटक थे, जहां से हम आदर्श ले सकते थे नाटकों को लिखने के लिए, है ना। अगर जो नाटकों की परंपरा को देखोगे तो नाटक की परंपरा के लिए भारत में पहले से परंपरा चल रही थी। जैसे जो बांग्ला में भी नाटक थे या उपन्यास थे, कविताएं थीं, उनके लिए वहां से आदर्श मिल सकते थे। लेकिन निबंध भारत में एक नई परंपरा थी। उस नई परंपरा के लिए जो आधार खोजा है, वो आधार खोजा है प्रताप नारायण मिश्र के निबंध में। हिंदी की जो स्थिति बनी और जो उन्होंने अपने निबंध लिखे, वो उनकी अपनी खुद की उपज थी, मौलिक उपज थी। तो क्या कह रहे हैं कि निबंध लिखना हिंदी में नई चीज थी। बंगला में उपन्यास, कविता, नाटक के लिए आदर्श मिल सकते थे, परंतु प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हिंदी की अपनी उपज थे। किसकी थे? इनकी उपज अगर आप देखोगे तो हिंदी की अपनी उपज थे, अपनी उपज थे। रामविलास शर्मा कहते हैं प्रताप नारायण मिश्र के जो निबंधों के बारे में, हिंदी की अपनी उपज थी। अगर आप देखोगे तो प्रताप नारायण मिश्र ने जब निबंध लिखना शुरू किया तो कई संकलन उनके आए। जो निबंधों का संकलन होता है, जैसे एक रचना, 2 निबंध, 3 निबंध, 4 निबंध, 5 निबंध, तो जब इतने सारे निबंध हो जाते हैं तो उसको एक पुस्तक के रूप में करके डाल दिया जाता है ना। तो यहां आप देखोगे कि प्रताप नारायण मिश्र के जो निबंध थे, उनका पहला संकलन निबंध नवनीत के नाम से सामने आया। इनका पहला संकलन जो आया, जिसमें कई निबंध इनके द्वारा वो लिखे गए, पहला निबंध संकलन क्या नाम था? निबंध नवनीत। नवनीत का मतलब क्या होता है? मक्खन। ऐसे निबंध हैं जहां पर पूरा मक्खन निकाल दिया गया है। ठीक है, निबंध नवनीत। इसके अलावा इनके सभी निबंध आप देखेंगे तो प्रताप नारायण मिश्र की जो ग्रंथावली है, जहां पर उनके सारे ग्रंथ, सारी चीजें रखी गई, वहां पर भी आपको मिलेंगे। इनके निबंधों में अलग अलग विषयों को रखा गया है। इनके निबंध में अलग अलग जो विविधताएं दिखाई देंगी। इसमें आपको बहुत सारे निबंध दिखेंगे, सामाजिक निबंध भी आपको दिखेंगे, है ना। इनके निबंधों में आपको जो विविधता दिखाई देगी, विषयों में अगर आप देखोगे तो सामाजिक विषय पर भी निबंध है। सामाजिक विषय, तो इसमें एक निबंध इनका है नारी। हाँ, एक विषय, एक इनका निबंध स्त्री। दोनों का मतलब एक ही होता है, नारी, स्त्री। एक निबंध इनका है जुआ, सामाजिक जुआ।
लोग खेलते ही थे पहले जुआ, अभी भी खेलते हैं जुआ, अब तो बड़े पैमाने पर खेल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके निबंध आर्थिक और राजनीतिक निबंध भी हैं इनके, जो आर्थिक विषयों को टच करते हैं और राजनीतिक विषयों को, आर्थिक तथा राजनीतिक निबंध। ना, आर्थिक तथा राजनीतिक निबंध, जहां अर्थ से जुड़े हुई कोई विषय को उठाया जाएगा, है ना। जैसे टैक्स, एक निबंध इन्होंने लिखा टैक्स, क्या लिखा, टैक्स। एक निबंध इन्होंने लिखा देसी कपड़ा, देसी कपड़ा। और एक निबंध इन्होंने लिखा हम राजभक्त हैं, हम राजभक्त हैं। आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही प्रकार के निबंध लिख रहे हैं ना। इसके अलावा धार्मिक निबंध भी लिखते थे ये, यहीं पे कर लो, धार्मिक निबंध। धार्मिक निबंध में अगर हम देखें तो बहुत सारे निबंध इनके हैं धार्मिक निबंध में। एक तो है मुक्ति के भागी, मुक्ति के भागी, तो कहते हैं कि हमारी मुक्ति का कौन भागी बनेगा, मुक्ति के भागी, मुक्ति के भागी। एक है प्रेम और परोधर्म, प्रेम तथा प्रेम और परोधर्म, मतलब दूसरे के ऊपर अच्छा व्यवहार, अच्छा धर्म करना, प्रेम और परोधर्म। ठीक है, इसके अलावा और भी कई विषय लिखे, जैसे एक इन्होंने जो विषय रखा, हिम्मत रखो, एक दिन नागरी का प्रचार अवश्य होगा। मतलब हिंदी के प्रचार के बारे में एक इन्होंने निबंध लिखा कि ऐसा तुम लोग चिंता मत करो, हिम्मत रखो, एक दिन नागरी का प्रचार अवश्य होगा। एक निबंध इन्होंने लिखा था, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, एक दिन नागरी का प्रचार अवश्य होगा। मतलब हिंदी भाषा का विकास जरूर होगा, हिम्मत रखो। इसके अलावा इन्होंने एक ऐसे ऐसे विषयों पर लिखा जो बहुत छोटे, जैसे द के ऊपर निबंध लिख दिया, द। एक निबंध लिखा भौ के ऊपर, एक निबंध लिखा ट के ऊपर, ट को ही आधार बना लिख दिया। ये छोटे छोटे जो शीर्षकों पर आधारित इन्होंने जो निबंध लिखे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इनके निबंध में कई चीजें आपको दिखेंगी। एक तो 4 चीजें तो आपको यहां पे बिल्कुल साफ दिखाई देंगी। एक तो वर्णन होगा इनके निबंधों में, ठीक है, वर्णनात्मक निबंध इनके होंगे। दूसरी चीज आप देखेंगे कि इसमें जो जो विचारों को भी उठाया जाएगा तो विचारात्मक निबंध होंगे। तीसरी चीज आप देखोगे कि इनके निबंधों में एक चीज और दिखाई देगी, भावनात्मक होंगे, भावनाएं भी दिखाई देंगी, भावनात्मक। चौथी चीज आपको दिखाई देगी हास्य और व्यंग,
हास्य और व्यंग भी आपको दिखाई देंगे, हास्य और व्यंग भी आपको दिखाई देंगे। सबसे बड़ी विशेषता क्या है इनके निबंधों में? इनके निबंध जो हैं वो जीवंत तो उठते हैं, लगता है कि आपके सामने पिक्चर चल रही हो। रोचकता होती है, जीवंतता होती है और पढ़ने में मजा आता है। इनके निबंध कैसे होते हैं? जीवंत होते हैं, रोचक होते हैं और इसमें लालित्य होता है, मतलब बहुत अच्छे से हर तरीके का प्रयोग आपको दिखाई देगा। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इनके ऊपर खूब काम किया, इनके बारे में भी खूब लिखा है। वो यही कहते हैं कि मनोरंजक निबंध रचना को प्रताप नारायण मिश्र ने एक चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। मतलब रामविलास शर्मा एक बात और कहते हैं कि मनोरंजक निबंध रचना को हाँ यही कह रहे रामविलास शर्मा ही, मनोरंजक निबंध रचना को प्रताप नारायण मिश्र ने चरम सीमा तक पहुंचा दिया। मनोरंजक निबंध रचना को प्रताप नारायण मिश्र ने चरम सीमा तक पहुंचा दिया। चरम सीमा तक पहुंचा दिया। ठीक है, तो ये है आज का। कल हम लोग इसके आगे चलेंगे जब हम लोग बात करेंगे। ये एक चरण हो गया इसी जो भारतेंदु युग का, और इसी में ही एक दूसरा चरण है जिसको द्विवेदी युग कहते हैं। इसी के ही अंदर पहले ही चरण में एक और युग आ जाएगा, हम थोड़ा अलग कर देंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसी ही चरण में, पहले ही चरण में है वो भी, तो उसमें हम लोग कल देखेंगे कि द्विवेदी युग मतलब एक दूसरा चरण। एक अगर आप कहो कि भारतेंदु युग के दो हिस्से हैं तो ज़्यादा ठीक है। एक चरण में आपने अभी देखा इतने सारे लेखक, और दूसरे चरण में हम लोग कल बात करेंगे जिसको हम कहेंगे द्विवेदी युग। और यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह, ये सारे लोग आएंगे जो इसी चरण में वो भी लिख रहे हैं, मतलब इसके बाद का समय होगा। क्लियर है? हाँ, अभी तो तुमको एक निबंध तो पढ़ना है, जो निबंध निलय पढ़ना है। ठीक है, उसमें अलग अलग जो निबंध हैं, ये एक मैं बैकग्राउंड बना रहा हूँ। हम सीधे निबंध पे भी आ सकते थे। हम जो निबंध आपको पढ़ने हैं सिलेबस में, वो निबंध वो निलय के पढ़ने हैं, जिसमें अलग अलग जो निबंधकार हैं उनके निबंध हैं, एक पूरी पुस्तक ही है। इसके अलावा आपको निबंध पढ़ना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो उनकी पुस्तक है चिंतामणि, वहाँ से पढ़ना है निबंध। श्रद्धा भक्ति, कविता क्या है, ये सारे निबंध पढ़ने हैं। पढ़ने के लिए आधार भूमि कहाँ से आएगी? हम सीधे उसी पे भी आ जाते हैं, आपको कुछ एकदम पल्ले ही नहीं पड़ता, उड़ जाता ऊपर से। तो होता क्या है, कौन आया, कैसे आया, बार बार सबके नाम आएंगे, फिर कहाँ खोजोगे? तो अभी तो शुरुआत है, और फिर आपको निबंध निलय फिर लेना पड़ेगा। उसमें आप अपना निबंध पढ़ते जाइएगा, हम उसमें जो महत्वपूर्ण बातें समझा देंगे। ठीक है, क्लियर? बहुत बढ़िया। अलग अलग है, लेकिन तुमको लिखने का तरीका आ जाएगा। काव्य है भैया, कविता है। अभी यही समस्या है तुम्हारे साथ यार। तुम काव्य संग्रह जब पढ़ाएंगे, ओ हो